क्वेश्चन नंबर कितना है? 266। क्वेश्चन नंबर 266। हम शोरगुल को कैसे कम कर सकते हैं? जो ऑप्शन है उसी में से हमने छाटना है। हम शोरगुल को यानी नॉइस, फैक्ट्री में जो नॉइस होता है उसको हम शोरगुल को कैसे कम कर सकते हैं? शोरगुल मापने की इकाई जो पढ़ाया था ना मैं पहले, क्या होता है? डीबी। अब उस शोरगुल को हम कैसे कम कर सकते हैं? जो ऑप्शन है उसी में से बताना है। हम शोरगुल को कैसे कम कर सकते हैं? आंसर ए जॉर्निंग, बी बैरियर, सी लैंडस्केप, डी साउंड रूट्स। तो राइट आंसर है बी, बैरियर लगा के साउंड को हम कम कर सकते हैं। बैरियर मतलब बाधा डाल के, यानी कि दीवार खींच के, बैरियर लगा के। जो ऑप्शन दे रखा है ना उसी में से छटना है। ईयर मूव वगैरह नहीं बताना है, जो इसमें लिखा है ऑप्शनों में तो वो ही बताना है तुमने। तो साउंड को हम जो है बैरियर लगा के कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। 8 घंटे काम करने वाले कर्मचारी के लिए शोरगुल यानी कि नॉइस का स्तर क्या होता है? उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उससे अफेक्ट पड़ता है कानों पर। हमारी जो है वर्कर श्रमिक बीमार हो जाते हैं। 8 घंटे काम करने वाले कर्मचारी के लिए शोरगुल स्तर क्या होता है? ऑप्शन ए 65 dB, ऑप्शन बी 75 dB, ऑप्शन सी 80 dB, ऑप्शन डी 90 dB। तो राइट आंसर है 90 डेसिबल। डीबी का मतलब क्या है? डेसिबल। डी को लॉक कर दो। 90 डेसिबल से ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए जो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं उनके लिए। अगले क्वेश्चन में आओ। अच्छी प्रकाश व्यवस्था का क्या प्रभाव है? अच्छी जो प्रकाश व्यवस्था करते हैं हम, काम करते हैं, जब अच्छी प्रकाश व्यवस्था करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए जल्दी गलती का पता लगाना, बी आंखों पर असर, सी छांव आना, डी चमक लगना। तो राइट आंसर है जल्दी गलती का पता लगाना। अच्छी प्रकाश व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है? ये है जल्दी गलती का पता लग जाता है। हमने कोई गलती करते हैं, अच्छी प्रकाश व्यवस्था होगी जल्दी पता लग जाता है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, कम प्रकाश व्यवस्था होगी तो बॉल उसके सिर में आगे लगेगी कहीं, अच्छी प्रकाश व्यवस्था होगी तो बॉल उसको दिखाई देगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आओ। प्रकाश व्यवस्था के कितने प्रकार हैं? प्रकाश व्यवस्था के कितने प्रकार हैं पूछ रहा है ये। केवल डे लाइटिंग यानी कि दिन में जो प्रकाश आता है वही व्यवस्था है हमारे पास। बी कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, ओनली कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था जो हम जलाते हैं लाइट वगैरह। डी दिन की रोशनी पर कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था। डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है दिन की रोशनी भी हो और कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था भी होती है। 2 प्रकार की होगी ये प्रकाश व्यवस्था। ठीक है, 2 प्रकार की होगी भी ये, दिन की रोशनी और कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। जब तो कोई त्वचा तुम्हारी स्किन, खाल जिसको तुम बोलते हो देसी भाषा में, खाल जल जाती है, फफोले हो जाते हैं, कौन सी डिग्री का बर्न मतलब जला हुआ कहलाता है? कौन सी डिग्री का जला हुआ कहलाता है? वो कितनी डिग्री जब फफोले हो जाते हैं शरीर पे, त्वचा पे? आंसर ए 0 डिग्री, बी प्रथम डिग्री, सी दूसरी डिग्री, डी तीसरी डिग्री। दूसरी डिग्री। तो राइट आंसर क्या आ गया? सेकंड डिग्री है। सेकंड डिग्री कहलाता है। पुलिस वाला के सुन रखे हैं ना 3rd डिग्री, और 3rd डिग्री में ले जाते हैं फिर। ठीक है, जब फफोले हमारे शरीर पर हो जाते हैं, कौन सा बर्न मतलब जला हुआ कहलाता है? सेकंड डिग्री कहलाता है। जब कोई आग में हताहत हो जाता है, शरीर पर फफोले हो जाते हैं, गर्म चाय गिर जाती है, दूध गिर जाता है, तो सेकंड डिग्री फफोले हो जाते हैं, सेकंड डिग्री बर्न कहलाता है, सेकंड डिग्री। अगले क्वेश्चन में चलो। कारखाना अधिनियम के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं कितने आदमियों पर कर सकते हैं? नीचे ऑप्शन में दे रखे आदमी हमारे। 500 श्रमिकों पर, 300 श्रमिकों पर, 250 श्रमिकों पर, 150 श्रमिकों पर। 150 श्रमिकों पर एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, 150 पे होना चाहिए भाई एक। इसको लॉक कर दो। फर्स्ट एड बॉक्स पूछ रहा है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचारक की जिम्मेदारी नहीं है? निम्न में से कौन प्राथमिक उपचारक जो फर्स्ट एड दे रहा है, फर्स्ट एडर उपचारक उसको बोलते हैं फर्स्ट एडर, जो फर्स्ट एड दे रहा है। जैसे तुम किसी को ले आओ उठाकर फिर फर्स्ट एड देते हो, रेस्क्यू करके ले आओ फिर फर्स्ट एड दे दे, CPR दे दिया, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उपचारक की जिम्मेदारी नहीं है। जो उपचार दे रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या नहीं है उसकी जिम्मेदारी? ऑप्शन ए यह पता लगाना कि जो है मृत है या बेहोश है या जिंदा है। बी उस बीमारी को पहचान कर जिससे पीड़ित हताहत है
उस बीमारी को पहचानना जिससे पीड़ित हताहत है, दुखी है। सी, सबसे आसान तरीके, सुरक्षित तरीके से रोगी तक पहुंचना। ठीक है। डी, उसके घावों को खोलकर चेक करना जो पहले से बंधे हुए हैं। उसके घावों को खोलकर चेक करना जो पहले से बंधे हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं है ये। तो डी, कौन सा आंसर आ गया? डी को लॉक कर दो। डी लॉक हो गया। उसके घावों को खोलकर चेक करना जो पहले से बंधे हुए थे, ये उसकी जिम्मेदारी, फर्स्ट एडर की, उपचारक की जिम्मेदारी नहीं है। वो निकालना है तो ना, बाकी वो सारी चीज़ चेक कर सकता है, लेकिन पहले से जो घाव बंधे हुए हैं, फर्स्ट एड दे रखी है, उनको खोल के दोबारा वो बांधना कोशिश ना करे। ये है डी आंसर है इसका राइट आंसर। ठीक, समझ में आया? 273 कौन सा है? 273, 273। ध्यान से देखो पर क्वेश्चन को। निम्न में से कौन बिजली के झटके की लापरवाही के लिए नहीं किया जाना चाहिए? बिजली का जब झटका लग जाता है, बिजली की झटके की लापरवाही के लिए नहीं किया जाना। जब बिजली का झटका तो लग चुका है, फिर उसने तुमने लापरवाही क्या नहीं करनी, ये पूछ रहा है वो। निम्न में से कौन बिजली के झटके की लापरवाही के लिए नहीं किया जाना चाहिए? आंसर ए, क्षेत्र को हवादार रखें। बी, खून बह रहा है बंद करें। डी, सी, होश वाले व्यक्ति को पीने के लिए पानी न दें। डी, जल्दी चिकित्सा व्यवस्था करें। तो राइट आंसर है उसको पीने के लिए पानी न दें। सी राइट आंसर, इसको लॉक कर दो। ये तुमने करना है वहाँ पर। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। प्राथमिक चिकित्सा के लिए नियम क्या है? फर्स्ट एड के लिए नियम क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के लिए नियम क्या है, रूल क्या है उसका, ये पूछ रहा हो। जैसे हम प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, उसका नियम क्या है? लोगों की भीड़ को अनुमति दें। ऑप्शन ए, लोगों की भीड़ को अनुमति दें। ऑप्शन बी, अनावश्यक कपड़ों को हटा दें। ऑप्शन सी, रोगी को खुश रखने के लिए उससे बातें करें। डी, इसे अधिक न करें। तो राइट आंसर है डी, इसे अधिक न करें। जब हम फर्स्ट एड देते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं, तो उसको जो है जरूरत से ज़्यादा न करें, ज़्यादा डॉक्टर न बने, फिर वो डॉक्टर का काम है, उसको प्राथमिक सहायता दें थोड़ी बहुत हम जो जानते हैं, और हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दें। ये प्राथमिक चिकित्सा का नियम है। आगे क्वेश्चन में चलो। यांत्रिक चोटों को क्या कहा जाता है? यांत्रिक यानी कि अंदरूनी, अंदरूनी चोटों से लग जाती हैं, अपनी हरियाणा की भाषा में बोलते हैं उसको गुम चोट, गम चोट। क्या बोलते हैं? गुम चोट। यांत्रिक चोटों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, खुली चोट। ऑप्शन बी, घातक चोट। ऑप्शन सी, छोटा घाव। ऑप्शन डी, बंद चोट यानी कि क्लोज इंजरी। क्लोज्ड इंजरी यानी कि बंद चोट लिखा पाएगा, गुम चोट नहीं लिखा पाएगा तुमने वहाँ। तो ये राइट आंसर है बंद चोट। क्या है? बंद चोट है, क्लोज इंजरी। क्लोज इंजरी बोलते हैं इसको हम, जो गम चोट लग जाती है ना, उसको क्लोज इंजरी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। स्पाइन फ्रैक्चर कैजुअलिटी के लक्षण और संकेत क्या हैं? स्पाइन फ्रैक्चर, स्पाइन फ्रैक्चर यानी कि रीढ़ की हड्डी में इसके कैजुअलिटी के, जो कैजुअलिटी है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके लक्षण और संकेत क्या हैं? ऑप्शन ए, अंगों पर नियंत्रण की हानि हो जाती है। बी, पैर में दर्द हो जाता है। सी, सूजन हो जाता है। डी, सिर में दर्द हो जाता है। तो राइट आंसर है अंगों पर नियंत्रण की हानि हो जाती है। जो हमारे अंग हैं इनमें नियंत्रण की हानि हो जाती है, हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं जब स्पाइनर में फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर का मतलब समझते हो? फ्रैक्चर जो है मामूली, चाहे कहीं भी फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर का मतलब होता है मामूली सी उस हड्डी में आपकी में तरेड़ आ गई है, उसमें जो है निशान हो गया है, मामूली बाल समान, बिल्कुल टूट नहीं गई है, वो टूट जाएगी तो हो गया काम। फ्रैक्चर का मतलब होता है, फिर डॉक्टर उस पर जो है प्लास्टर बांधता है ना, वो इसलिए बांधता है कि वो जुड़ जाए। जो फ्रैक्चर आया है बीच में, मामूली बाल समान जो फ्रैक्चर आया है वो जुड़ जाए, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्चर। बाल समान हड्डी में तरेड़ आ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। तो इसमें क्या है? स्पाइन फ्रैक्चर कैजुअलिटी के लक्षण और संकेत क्या हैं? अंगों पर नियंत्रण की हानि, पैर में दर्द, सूजन, सिर में दर्द। तो राइट आंसर है अंगों पर नियंत्रण की हानि हो जाती है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आंख, नाक, मुंह, मलाशय छिद्रों से खून आने पर कहा जाता है, जब इन चीज़ों से खून आने लग जाता है, इससे क्या कहा जाता है? आंसर ए, बाहरी रक्तस्राव। बी, आंतरिक रक्तस्राव। सी, तनाव। डी, झटका। तो राइट आंसर है आंतरिक रक्तस्राव। अंदर ही अंदर खून जो है जा रहा है, अंदर ही अंदर खून
जम रहा है, जो खून बोलते हो तुम अंदर ही खून जम रहा है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, निम्न में कौन एक प्रकार का सीलिंग नहीं है? निम्न में से कौन एक प्रकार का सीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए बाहा बाजू, आर बी ऊंचाई, सी धुंध, डी इम्प्राइड। तो राइट आंसर है इसका धुंध एक प्रकार की सीलिंग नहीं है। तो डी सी को लॉक कर दो। सी लॉक हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, घाव जब होता है, घाव से रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन विधि सही नहीं है? घाव से जब कोई घाव हो जाता है, रक्तस्राव को यानी कि खून के बहने को रोकने के लिए कौन सी विधि सही नहीं है? डायरेक्ट दबाव डालें यानी कि डायरेक्ट प्रेशर डालें उस पर, ठीक है, जैसे दबा देते हैं। घाव पर कीटाणुनाशक दवा लगाएं। सी घाव को उंगली से प्रेशर डालें, घाव को उंगली से दबाएं, ऐसे जैसे घाव यहाँ हो रहा है, दबा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। डी घाव को छूने से बचें, घाव को छूने से बचें। तो राइट आंसर क्या? घाव को छूने से बचें। डी को लॉक कर दो, घाव को छूने से बचें, ये लॉक कर दो। क्वेश्चन पढ़ना है तुमने, क्वेश्चन देखना है। घाव से रक्तस्राव को रोकने के लिए, घाव में जो रक्तस्राव उसको रोकने के लिए कौन विधि सही नहीं है? कौन विधि सही नहीं है? घाव से छेड़खानी ना करें, उसका कहने का मतलब है घाव को छूने से बचें। ना तो प्रेशर डालें उस पर ज़्यादा, ना उंगली से दबाएं, ना उस पर को कीटनाशक दवाई डालें। कीटनाशक दवाई, कीटाणुनाशक दवाई लिख रखा है उसने। और घाव को छूने से बचें। तो राइट आंसर है घाव को छूने से बचें। समझ में आया?